वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम देखेंगे कुछ रैंडम एमसीक्यूज जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि आप सबने भरा ही होगा SGPGI, जिन जिन लोगों ने भरा होगा, जो जो एलिजिबल होंगे इस एग्ज़ाम के लिए, उन्होंने भरा होगा संजय गांधी में जो पोस्टें निकली हैं। सो बहुत से स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि सर कोर्स में ज्वाइन होना है। तो अभी हमारा कोर्स है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, ठीक है। मे बी कमिंग सितंबर तक ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो, पर तब तक ये भी पूरा नहीं होगा। सेकंड थिंग, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर MCQs की तैयारी करा, MCQs की। सो ये अच्छा है कि हम MCQs पढ़ें, पर ओनली MCQs वही लोग पढ़ते हैं या तो जो तुक्के मार के आने की स्कीम कर रहे हो कि हम तुक्के मार के आएंगे पेपर में, या फिर वो लोग करेंगे जिनको सिलेबस पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस पैसे वेस्ट करो घूम के आ जाएंगे। बस इन दो कारणों से जो पेपर दे रहे हैं उनको ही ओनली MCQ से लेना देना होता है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप अपने मन से किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हो तो उसमें थ्योरी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं होनी चाहिए। उसी के लिए हमारा कोर्स भी चल रहा है जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लाभ भी हो रहा है, मैसेज आते गई हो गए। सो मेन बात क्या है कि MCQ इम्पॉर्टेंट है, बट ओनली MCQ अगर आप देख रहे हो तो ये कुछ नहीं है। मैं बताऊं, MCQs को ओनली 10% आपके रोल प्ले कर सकते हैं, जस्ट टू चेक योर नॉलेज कि आप जो पढ़ रहे हैं वो कितनी एफिशिएंसी है। बट आप ओनली 100% अगर MCQs पे डिपेंड हो और थ्योरी नहीं पढ़ रहे हो तो ये जीरो है, ठीक है। कोई भी अगर आपको बोले कि मैं जो MCQs पढ़ा रहा हूँ ये MCQs पेपर में आएंगे, तो ये एक तरह का मिथ है। हाँ, ये एक उससे मिलता जुलता कुछ आपको आ सकता है, 1-2 मार्क्स का सेम रिपीटेड क्वेश्चन दिख जाएगा, बट डिक्टो ये इम्पॉसिबल टास्क होता है। आप देख सकते हो, मैं भी जब MCQ बनाता हूँ तो हर MCQ डिफरेंट होते हैं, कई बार सेम क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। तो कैसे हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कि कोई एग्जामिनर सेम कॉपी पेस्ट कर दे? तो ये नहीं होता, राइट। सो आई होप आप समझोगे मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। उसके बावजूद भी अगर आपने एक बार अपना सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, उसके बाद आप MCQs की तैयारी कर सकते हो, जिसके लिए हमने खुद प्रिपेयर किया है MCQs, जो हमारी वेबसाइट में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाना। तो 100 मार्क्स का वो MCQs का पूरी सीरीज़ है और विद टाइम बाउंड, ठीक है। तो आपको टाइम भी दिया जाएगा उसमें, ऐसा नहीं कि आप कभी भी कहीं भी देखो, तो टाइम बाउंड है। तो आप में क्रॉस चेक कर सकते हो अपने आप को कि हाँ, मैं 100 क्वेश्चन और इतने टाइम में मैं कितने सॉल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है। और उनके आंसर आपको लास्ट में मिलेंगे जब आप पूरा सबमिट कर दोगे। वो एक तरह का मॉक टेस्ट है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टेस्ट बना रखा है। सो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो वहाँ पे कुछ फ्री भी हैं और एक पेड बना रखा है जो 100 मार्क्स का होगा विद टाइम बाउंडेशन, और लास्ट में उसके आपको आंसर भी देखने को मिलेंगे, और 1-2 फ्री भी हैं, ठीक है। तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे चेक करना। बट मेन जो आपका फोकस रहना चाहिए कहाँ पे, थ्योरी की तरफ, तो बेस्ट है। अदरवाइज टाइम पास करना है तो बिल्कुल किया जा सकता है, राइट। चलो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिगामेंट आर कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट। तो लिगामेंट ये क्या है? एक तरह कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, पार्ट है उनका। ये क्या कनेक्ट करते हैं? बोन टू बोन, बोन टू मसल्स, मसल टू मसल और मसल टू बोन। सो जो लिगामेंट होते हैं वो क्या कनेक्ट करते हैं? तो लिगामेंट कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन, ठीक है। जब बोन टू बोन कनेक्ट होगा तो उसे क्या कहते हैं हम? किसकी हेल्प से हो रहा है? लिगामेंट की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। बढ़ते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय। तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात को दिखना ना, वो किसकी वजह से होता है? A रेटिनोल, B हमारा विटामिन A, या C ऑल ऑफ अबव, या D नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो C से ऊपर जितने भी है, यानी रेटिनोल और विटामिन A, क्या है ये? विटामिन A का ही साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनोल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा C, ऑल ऑफ अबव, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैल्सिटोनिन इज अ। तो कैल्सिटोनिन क्या है? मिनरल है, मेजर कटायन है, या हार्मोन है कोई, या कोई एंटीकोगुलेंट है? तो कैल्सिटोनिन क्या है? कैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन। तो थायराइड में हमारे, जो थायराइड होता है हमारा ग्लैंड, ठीक है, तो उसमें हमारे T3, T4, TSH होता है, उसके साथ साथ कैल्सिटोनिन भी वहीं से रिलीज होता है, ठीक है, जो कि मेंटेन करता है कैल्शियम फॉस्फेट लेवल को। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो राइट आंसर इसका C हो जाएगा, ठीक है। हार्मोन है कैल्सिटोनिन हमारा।
फोर्थ क्वेश्चन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल इज फॉर्म। सो हाइड्रोलाइसिस, जब ट्राइसाइल ग्लिसरॉल टूटेगा हाइड्रोलाइसिस की वजह से तो क्या होगा, क्या फॉर्म होगा? तो ए है हमारा फैटी एसिड होगा, लिपिड प्लस ग्लिसरॉल हो सकता है, फैटी एसिड प्लस कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल हो सकता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जैसे ही ट्राइसाइल ग्लिसरॉल टूटेगा तो ग्लिसरॉल बता रहा है कि ग्लिसरॉल तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ फैटी एसिड भी आएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी होगा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। राइट, बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फैट इज सोलेबल इन। तो फैट जो होता है हमारा लिपिड, वो सोलेबल किस में होता है? ए क्लोरोफॉर्म, बी एसीटोन, सी बेंजीन या डी ऑल ऑफ अबव। तो किस में होता है ये सोलेबल? ऑल ऑफ अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो सॉल्वेंट है हमारे, चाहे वो क्लोरोफॉर्म हो, एसीटोन हो, बेंजीन, इन सब में ये सोलेबल होता है। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है फैट इज सोलेबल इन ऑल एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट करके हमारा अगर क्वेश्चन आता है कि किस में सोलेबल नहीं है, मान लो यहाँ वाटर दिया होता या डिस्टिल वाटर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वाटर। कि जो हमारा फैट है वो वाटर में सोलेबल नहीं होता। आपने देखा ही होगा ना, पानी में कभी तेल वगैरह या घी घुलता नहीं है, वो ऊपर ऊपर तैरता है, तो इसका मतलब वो सोलेबल नहीं है। राइट, फिफ्थ क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वीटीएम फुल फॉर्म इज। तो वीटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ए वायरल ट्रैकिंग मीडियम, बी वायरल ट्रैकिंग मेथड, सी वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम या वाइटल ट्रांसपोर्ट मीडियम। तो क्या है वीटीएम की फुल फॉर्म? इजी क्वेश्चन है। तो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम, जिसमें कि हम अपना वायरसेस को रखते हैं। जब हम मान लो किसी का सैंपल कलेक्ट किया और हमें उसे लैब में पहुंचाना है, तो तब तक वो वहाँ मरे नहीं, ठीक है, वहाँ मेंटेन अपनी ग्रोथ को, तो उसके लिए हम वीटीएम दे देते हैं। यहाँ पे ये अपनी डिहाइड्रेशन नहीं होती इनको और ना ही वो किल होते। ठीक है, तो अंदर वो मेंटेन रहते हैं ताकि हम बाद में उसको ग्रो कर सकें। मतलब कि हम कोई भी टेस्ट लगाना हो तो हम लगा सकें उसकी मदद से। ठीक है, जस्ट लाइक हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट मीडियम होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, तो वायरल के लिए यूज होता है वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम। राइट, सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज इनकरेक्ट। तो वायरस के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है? सो ए आ गया हमारा, वायरस इज ऑब्लिगेटरी इंट्रासेलुलर, बी आ गया वायरस कंटेन डीएनए और आरएनए, सी आ गया वायरस आर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, या डी है वायरस आर सेंसिटिव टू इंटरफेरोन। तो कौन सा इसमें रॉन्ग है वायरस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट? तो इसका है वायरस इज ऑब्लिगेटरी एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट। तो पैरासाइट कब बनता है वायरस? जब ये शरीर के अंदर हो, ना कि शरीर के बाहर। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर वर्ड आ रखा है, और जबकि वर्ड क्या आना चाहिए था? ऑब्लिगेटरी इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। कि वायरस हमारा ऐसा पैरासाइट है जो कि बॉडी के अंदर जाए बिना जिंदा नहीं रह सकता, तो उसको अपनी ग्रोथ के लिए बॉडी के अंदर जाना ही पड़ेगा अगर उसे अपनी जनरेशन बढ़ानी है। अब यहाँ कंफ्यूज आप हो रहे होगे कि पैरासाइट और वायरस क्या चीज़ है। तो एक्चुअली में जो पैरासाइट है उसका क्या मतलब होता है? पैरासाइट उन्हें कहते हैं ना जो कि दूसरी लिविंग बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, मतलब अपना खाना पीना सब कुछ दूसरे किसी होस्ट यानी ह्यूमन बीइंग से लेते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट, है ना। तो वायरस भी तो जब किसी बॉडी के अंदर एंटर करता है उसी से अपना सब प्रोटीन वगैरह, शेल कैप्सिड वगैरह सब बनाता है ना, तो इसलिए क्या होगा? वायरस भी अ काइंड ऑफ पैरासाइट ही है। राइट, बाकी सब ये ठीक है कि वायरस में डीएनए होगा या आरएनए होगा, इसलिए वो डीएनए आरएनए कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं हम। सेंसिटिव टू इंटरफेरोन, तो इंटरफेरोन से ये सेंसिटिव भी होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट, इंटरफेरोन से सेंसिटिव। राइट, हैंड सैनिटाइजर ऑफ हॉस्पिटल आर। तो जो हॉस्पिटल में हम हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं वो इनमें से कितने परसेंटेज के होते हैं? राइट, तो ए है 80% है, 70%, सी 100% या डी 90%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 70% हमारा जो सैनिटाइजर है वो हॉस्पिटल में यूज किया था। नॉट इवन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल वर्ड तो जस्ट मैंने आपको कंफ्यूज करने के दे दिया। कहीं भी अगर हैंड सैनिटाइजर यूज होगा तो 70% वाला मोर इफेक्टिव होता है अदर देन ऑल ऑफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि 70% इसमें 30% वाटर होगा ना, तो अगर ये 100% कर देंगे तो इवेपोरेट कर जाएगा। तो जो कॉन्टैक्ट टाइमिंग होगी किसी भी वायरस को या किसी भी ऑब्जेक्ट अपने पैथोजन किल करने की, वो नहीं रह पाएगी। इसीलिए इसको 70% रखते हैं ताकि वो मिनिमम टाइम अपना ले सके, ताकि वायरस के साथ या किसी भी बैक्टीरिया पैरासाइट के साथ वो फाइट कर सके। राइट, और ये कैलकुलेटेड कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू साइंस। राइट, 9th, ड्वार्फ
टेपवर्म इज तो ड्वार्फ टेपवर्म कौन सा है? ए डाइफाइलोबोथ्रिलेटम, बी अकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस, सी हेमनोप्लिस नाना, या नन ऑफ अबव, डी हमारा ऑप्शन है। तो क्या इसमें से है ड्वार्फ टेपवर्म? तो ड्वार्फ मतलब होता है कि छोटा, सबसे छोटा टेपवर्म कौन सा है? तो कौन सा है? हेमनोप्लिस नाना। और सबसे बड़ा कौन सा टेपवर्म है? टीनिया सैजिनेटा, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा है हमारा। बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। टीबी इज डिस्कवर्ड बाय, यानी ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई जो हमारा होता है, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो किसने डिस्कवर किया था? ए रॉबर्ट कोच, बी लुइस पास्चर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, या डी एंटोनी वॉन लीवनहुक। तो किसने डिस्कवर किया था? ये तो किसको नहीं होगा, है ना, इनका तो कोई रिलेशन नहीं टीबी से, बट मोस्टली अगर आप पढ़ते होंगे, ओनली एमसीक्यू डिपेंड है तो कुछ नहीं होने वाला, बट अगर पढ़ते हो तो आपको पता होगा सी और डी का कोई रिलेशन नहीं है इससे। हाँ, ए और बी में कंफ्यूजन हो सकती है आपको, तो इसका राइट आंसर इसलिए है रॉबर्ट कोच, ठीक है। कोच यानी कि जो कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी है, राइट। तो टीबी इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया, राइट। 11th क्वेश्चन, एंट अमीबा कोलाई इज, सो एंट अमीबा कोलाई क्या है? यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, बैक्टीरिया है, या नन ऑफ अबव, इसमें से कोई भी नहीं है। तो जो एंट अमीबा कोलाई है हमारा, वो क्या है? यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, तो प्रोनाउंसिएशन अकॉर्डिंग टू कह सकते हो आप। यूकैरियोटिक है हमारा क्या? एंट अमीबा कोलाई। क्यों भाई? एंट अमीबा क्या है हमारा? प्रोटोजोआ, है ना, पैरासाइट है ना प्रोटोजोआ। और जो एक होता है इकोलाई, दूसरे भी होता है इस्चेरिचिया कोलाई जो कि बैक्टीरिया होता है, वो हमारा प्रोकैरियोट हो जाएगा। बट एंट अमीबा कोलाई क्या है? यूकैरियोट, क्योंकि प्रोटोजोआ है और प्रोटोजोआ क्या होते हैं हमारे? यूकैरियोट, राइट। देन 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ल्यूक्सोल फास्ट ब्लू स्टेन फॉर, तो ल्यूक्सोल फास्ट ब्लू किसके लिए स्टेन की जाती है? ए माइलिन, सी बी एक्टिन, सी एक्सोन, या डी रेटिक्स के लिए, किसके लिए की जाती है ये स्टेन? तो ल्यूक्सोल फास्ट ब्लू स्टेन है वो माइलिन के लिए की जाती है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो क्योंकि आपने शायद ही पढ़ा हो ये, ठीक है, बट क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ना। हिस्टोपैथोलॉजी क्वेश्चन है हमारा ये। नर्वस टिश्यू में हमारा माइलिन होता है जिसके लिए हम ल्यूक्सोल फास्ट ब्लू हम स्टेन करते हैं, राइट। 13th क्वेश्चन क्या है हमारा? पॉलिशिंग ऑफ नाइफ इज कॉल्ड, तो नाइफ को अगर हम पॉलिश करते हैं हिस्टोपैथ में तो उसको क्या कहते हैं? शाइनिंग, ए, बी होनिंग, सी स्ट्रॉपिंग, या डी होनिंग एंड स्ट्रॉपिंग। तो क्या कहते हैं पॉलिशिंग ऑफ नाइफ? पॉलिशिंग ऑफ नाइफ इज कॉल्ड एज स्ट्रॉपिंग, राइट। हो सकता है आपका आंसर डी हो, बट राइट आंसर इसका सी है। क्यों? एक वर्ड होता है होनिंग, यानी कि जो चाकू में उबड़ खाबड़ हो हमारे, है ना, उसको प्लेन करने के लिए यूज करते हैं हम होनिंग। अब प्लेन तो हो गया वो चाकू, बट उसमें थोड़ा सा धार लाने के लिए, उसके लिए क्या करते हैं हम? स्ट्रॉपिंग, ठीक है। तो स्ट्रॉपिंग इसलिए पॉलिशिंग, एक तरीके की पॉलिश भी करता है वो नाइफ को, तो उसके क्या कहते हैं? पॉलिशिंग ऑफ नाइफ इज कॉल्ड स्ट्रॉपिंग। अगर आता कि नाइफ को हम कैसे हिस्टोपैथोलॉजी में प्रिपेयर करते हैं अच्छी तरीके से, तो होनिंग एंड स्ट्रॉपिंग दोनों उसके आंसर थे। बट होनिंग होता है रिमूवल ऑफ निक्स एंड स्ट्रॉपिंग होता है पॉलिशिंग ऑफ नाइफ। 14th क्वेश्चन बढ़ते हैं अब हम। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इंक्रीज इन, तो OF एक टेस्ट होता है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, तो कब इंक्रीज होता है? हेमोलिटिक एनीमिया में, हेरेडिटरी एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में, या सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में? तो हेरेडिटरी हमारा जो एनीमिया होता है यानी कि हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, ठीक है, तो इसमें हमारा OFT इंक्रीज होता है, राइट। तो स्फेरोसाइटोसिस में ओनली वो गोल होता है, तब पानी और जाएगा अंदर इसके, तब थोड़ा थोड़ा और वो गोल हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो OFT इंक्रीज इन हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस, बाकी में तो वो सब डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट। पानी मेरे कहने का मतलब NaCl थे, तो NaCl इसमें यूज़ करते हैं हेरिडेटरी एनीमिया के अंदर। सॉरी, जब हम चेक करते हैं हमारा OFT टेस्ट तो NaCl की हम डिफरेंट कंसनट्रेशन यूज़ करते हैं और देखते हैं कि RBC कितनी कंसनट्रेशन में अपने आप को मेंटेन कर पाता है, वो फटता नहीं यानी कि हेमोलाइज नहीं होता। तो हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस में वो बढ़ा हुआ मिलता है हमको, राइट। 15th क्वेश्चन हमारा, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज इज कंट्रोल्ड बाय, तो अगर ब्लड ग्लूकोज हमारी लेवल इंक्रीज है तो कैसे कंट्रोल होती है? ए ग्लूकागॉन, बी इंसुलिन, सी कैल्सिटोनिन, या डी HCG हार्मोन? तो इसका राइट आंसर है जो कि मेनली इंसुलिन प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। तभी जिन पेशेंट की डायबिटीज़ होती है इंक्रीज बहुत ज़्यादा होने लगती है तो उन पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, इसलिए इंसुलिन करता है कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज को, और वहीं ग्लूकागॉन क्या करता है?
अगर हमारा लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया तो ग्लूकागोन उसको इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है, राइट। 16 लास्ट क्वेश्चन बट नॉट अ लीस्ट इंपॉर्टेंट है भी, विच ब्लड ग्रुप हैविंग बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज। तो इनमें से कौन से ब्लड ग्रुप में ए और बी एंटीबॉडीज होती है? ब्लड ग्रुप ए के अंदर, बी के अंदर, ए बी के अंदर या ओ के अंदर। तो इसका क्या है, अल्टरनेट होता है ना, ये जिन्होंने क्लास ज्वाइन की होगी पता होगा उनको कि अल्टरनेट होता है इसका फिनोमिना। अगर ए हमारे पास ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, वो बी होगी, बी है तो ए होगी, है ना। इसी प्रकार से अगर ए बी है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं, बट अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो ए और बी दोनों एंटीबॉडी हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओ ब्लड ग्रुप, उसमें ए और बी एंटीबॉडी दोनों होती है। सो ये थी हमारे को 16 MCQ। आपके 16 में से कितने करेक्ट है नीचे आप कमेंट में बताना। सो जिसने वो मॉक टेस्ट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन अमान ने बनाया वेबसाइट में, अगर वो किसी ने देना है तो वो वेबसाइट में जाके विजिट कर सकता है, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और दूसरा, थ्योरी की तरफ थोड़ा ज़्यादा जोर दो एज कंपेरिजन टू ओनली MCQ, राइट। सो मैं मिलता हूँ आपका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।